Hello everyone, this is Silky Khanna. So let us start with next lecture of statistics. The topics that we would be covering in this lecture are interquartile range, quartile deviation and mean deviation. So basically the other measures of dispersion we are going to cover. Moving on to our very first slide. सबसे पहले हम इंटरक्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन की बात करेंगे. क्या फॉर्मूलाज है देखिए इनके. इंटरक्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1. आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों हमने पार्टीशन वैल्यूज स्टडी करी थी. मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन स्टार्ट करने से पहले ही मैंने आपको क्वार्टाइल्स निकालना सिखाया था, वो इसीलिए सिखाया गया था. सो इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1. क्वार्टाइल डेविएशन या सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2. डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हैं इसीलिए इसको सेमी बोला गया है, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज. एंड इसी का कोएफिशिएंट निकालना हो, सो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2 जो फॉर्मूला है, और एवरेज से डिवाइड कर देंगे. सो Q3 प्लस Q1 डिवाइडेड बाय 2. सो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचा Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1. ये तो है फॉर्मूलाज. अब बात करते हैं कि रेंज में और इंटरक्वार्टाइल रेंज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं उसमें फ़र्क क्या है. तो देखिए यहाँ पर रेंज होता है द मैक्सिमम वैल्यू माइनस द मिनिमम वैल्यू सिंपली. बट मैंने आपको बताया कि रेंज का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, दैट रेंज इज अफेक्टेड बाय आउटलायर्स, द एक्सट्रीम वैल्यूज. उसी ड्रॉबैक को दूर करता है ये इंटर क्वार्टाइल रेंज. इंटर क्वार्टाइल रेंज में हम Q1 और Q3 ले रहे हैं, तो ये है Q3 अपर क्वार्टाइल, ये है Q1 लोअर क्वार्टाइल. तो यानी कि ऊपर का 25% ऑफ द डाटा, नीचे का 25% ऑफ द डाटा, ये एलिमिनेट हो गया. बीच का जो बचा हुआ 50% डाटा है, सिर्फ इसकी रेंज कैलकुलेट करी गई. ये है इंटर क्वार्टाइल रेंज. ऊपर का नीचे का 25% डाटा हटा दीजिए, जो बीच का सेंट्रल 50% ऑफ द डाटा है उसकी रेंज कैलकुलेट करी जाती है. ठीक है, उसी को हम इंटर क्वार्टाइल रेंज बोलते हैं. इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये आउटलायर्स या एक्सट्रीम वैल्यूज का इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. फॉर्मूला इसका Q3 माइनस Q1 क्यों है, क्योंकि Q3 हमने ऑलरेडी ये चीज़ क्वार्टाइल्स में स्टडी करी थी कि Q3 के ऊपर 25% डाटा होता है, Q1 के नीचे बिलो 25% डाटा होता है. सो Q1 के नीचे का 25% डाटा हट गया, Q3 के ऊपर का 25% डाटा हट गया. सो Q3 और Q1 ये जो बीच का 50% डाटा है उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज हो गई. ये देखो बीच का जो 50% डाटा है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई Q3 और मिनिमम वैल्यू क्या हुई Q1. इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो सिंपली बीच के 50% डाटा की रेंज हो गई, तो उसको बोला गया इंटर क्वार्टाइल रेंज. सो अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. इफ द क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज 10 and the third quartile is 35, then what would be the first quartile. सिंपली फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है. तो देखिए क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2. सो Q3 35 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू क्वार्टाइल डेविएशन जो कि हमको दे रखा है 10. सॉल्व करेंगे तो ये 10 इंटू 2 20. So Q1 would be 35 minus 20, that is equal to 15. सिंपली सॉल्व हो गया. ये भी कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है. बस क्वार्टाइल्स की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए तो हम क्वार्टाइल डेविएशन, इंटर क्वार्टाइल रेंज वगैरह निकाल पाएंगे. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. यहाँ पर भी सेम ही चीज़ देखिए रिप्रेजेंट करी है मैंने. ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक कर्व है. इसके बारे में आगे जब हाइपोथेसिस वगैरह आएगा तब हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे. यहाँ पर ये समझिए ये एक बेल शेप्ड कर्व होता है. ये सिमेट्रिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ये जो बीच की लाइन है इसका राइट हैंड साइड और इसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है. ये है मीडियन बीच में मिड पॉइंट और इसका राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बराबर है. ये डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है जो कि सिमेट्रिक है, जिसकी दोनों तरफ बराबर है. ठीक है, 50% डाटा इधर, 50% डाटा जो है इधर. अच्छा, बीच वाली जो वैल्यू है जो दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है वो है मीडियन. मीडियन को हम क्या बोल सकते हैं, सेकेंड क्वार्टाइल भी बोल सकते हैं, फिफ्थ डिसाइल भी बोल सकते हैं, 50th परसेंटाइल भी बोल सकते हैं. ठीक है, क्वार्टाइल्स की बात करें तो ये सेकेंड क्वार्टाइल है यहाँ पे,
जो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। फिर ये होगा अपर क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, ये होगा लोअर क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल। इसके ऊपर 25% डाटा इसके नीचे 25% ऑफ द डाटा, उसको एलिमिनेट करेंगे और सिंपली ये वाला जो एरिया है इसकी रेंज निकालेंगे, तो वो कहलाएगी इंटर क्वार्टाइल रेंज, Q3 माइनस Q1। सेम चीज़ ही मैं आपको समझा रही हूँ, बट थोड़ा सा डायग्रामेटिकली आपको समझाया जा रहा है यहाँ पर कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है और ये किस तरीके का दिखता है। 25% डाटा ऊपर का और नीचे का हट जाएगा, बीच का जो 50% डाटा है उसका जो गैप होगा वो हमारा इंटर क्वार्टाइल रेंज होगा। अच्छा, नेक्स्ट थिंग, फॉर अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन Q3 माइनस Q1 इज इक्वल टू मीडियन। ये चीज़ मैं अभी प्रूफ करती हूँ, वेट अ सेकेंड। ये देखो यहाँ पे भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बना हुआ है, सिमेट्रिक है, दोनों तरफ का एरिया जो है वो बराबर है, ये हमारा मीडियन है। ये वैल्यूज़ दे रखे हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये वैल्यूज़ हमको जो है दे रखी हैं। 50 2 पार्ट्स में इनको डिवाइड कर रहा है, तो 50 जो है वो हमारा मीडियन है। इसी जगह पर हमारा 5th डिसाइल सेकेंड क्वार्टाइल लाई करेगा। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल और हमारा थर्ड क्वार्टाइल जो है वो कहाँ पर लाई करेगा, 4 पार्ट्स में जो है किस तरीके से डिवाइड होगा। तो उसको जो है, अब तो हम फॉर्मूलाज पढ़ चुके हैं, तो फॉर्मूला वाइज निकाल के देखते हैं। ये कितने नंबर से, 9 नंबर से, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 9 नंबर्स आर देयर। सो 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 2.5, ये होगा Q1। और Q3 निकालना है तो 3/4 इंटू n+1, दैट इज 9+1, तो ये हो गया 7.5। 10/4 2.5, 2.5 इंटू 3 दैट इज 7.5, ये हो गया Q3। 2.5th आइटम, 7.5th आइटम। सो 2.5th आइटम कहाँ लाए करेगा, ये है 2 आइटम, ये है थर्ड आइटम, 2.5th आइटम इनके बीच में लाए करेगा। ऐसे ही 7.5th आइटम 7वें और 8वें के बीच में लाई करेगा, तो ये है 7वां आइटम, ये है 8वां आइटम, इनके बीच में ये यहाँ पर 7.5th आइटम लाए करेगा, तो मतलब ये है Q3 और ये है Q1। फर्स्ट क्वार्टाइल यहाँ पे, थर्ड क्वार्टाइल यहाँ पे। 20 और 30 के बीच में क्या आएगा, 25। 70 और 80 वैल्यूज़ के बीच में क्या आएगा, 75। अब ज़रा करके देखो Q3 माइनस Q1, 75 माइनस 25, Q3 माइनस Q1, that is 75 minus 25 is equal to what, is equal to 50। मैच कर लो, देख लो, यही मीडियन वैल्यू भी थी। सो Q3 माइनस Q1 इज इक्वल टू मीडियन, बट ये सिर्फ उस केस में है जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मतलब बोथ द एरियाज आर इक्वल, मीडियन के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का एरिया बराबर है, इक्वल है, ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन को सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ओनली इन द केस ऑफ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन Q3 माइनस Q1 वुड बी इक्वल टू मीडियन। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में ऐसा नहीं होगा। बाकी और कैसे हो सकते हैं, देखो ऐसे भी बन सकता है कर्व, लाइक दिस, ये स्क्यूड हो गया, एक तरफ का एरिया ज़्यादा है। सो इस तरीके के कर्व्स भी बन सकते हैं, हम आगे पढ़ेंगे इस चीज़ को डिटेल में। ठीक है, ऐसे केसेस में ये चीज़ अप्लाई नहीं होगी, ये चीज़ सिर्फ तब अप्लाई होगी जब डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है, तभी Q3 माइनस Q1 इज इक्वल टू मीडियन होगा। दोबारा मैं यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ, देखो 50 जो है वो इस डाटा सेट को 2 पार्ट्स में काट रहा था, 9 नंबर थे 10 to 90, 9 + 1 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 2.5th आइटम, ये Q1 हुआ। तो 20 और 30 के बीच में लाया करेगा 25, ये हमारा Q1 हुआ। ऐसे ही 9 + 1 इंटू 3/4, ये हमारा थर्ड क्वार्टाइल हुआ, 7.5th आइटम, ये 70 और 80 के बीच में लाया करेगा, ये 7th नंबर, ये 8th नंबर, इनके बीच में, तो इनके बीच में 75। सो 75 माइनस 25, ये हमारा जो है Q3 माइनस Q1 हुआ, इंटर क्वार्टाइल रेंज हुई, ये मीडियन के बराबर निकली। लेकिन ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के केस में अप्लाई होगी, नॉट इन अदर केसेस। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हम सिंपली जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वार्टाइल निकालना ऑलरेडी मैं आप लोगों को सिखा चुकी हूँ, उसी की हेल्प से हम क्वार्टाइल डेविएशन और सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज वगैरह निकालेंगे। तो ये यहाँ आपको वीट प्रोडक्शन दे रखा है केजीज में 20 एकड़ लैंड पे। ठीक है, Q1 निकालना है, Q3 निकालना है सबसे पहले। सो Q1 n + 1 डिवाइडेड बाय 4th आइटम, इंडिविजुअल सीरीज है सिंपली।
So 20 items है, 20 plus 1 divided by 4th item, 21 by 4 that is 5.2 fifth item. So fifth item है 1 2 3 4 5 ये 1240 fifth item plus 0.25, ठीक है. सिक्स्थ आइटम माइनस फिफ्थ आइटम दैट इज 1320 माइनस 1240. सॉल्व करने पे इट केम 1260. ये फर्स्ट क्वार्टाइल निकल के आ गया. थर्ड क्वार्टाइल निकालना है तो n प्लस वन दैट इज 20 प्लस वन इंटू 3/4 आइटम, ठीक है. ये आएगा 50.7 फिफ्थ आइटम. सो 15th आइटम अपना होगा, पीछे से देख लेते हैं. सो दिस वुड बी 15th आइटम 1750 प्लस 0.75 16th item minus 15th item that is 1755 minus 1750. सॉल्व करने पे इट वुड बी 1753.75. ये अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल की वैल्यूज आ गई. अब बस हमें फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है. इंटर क्वार्टाइल रेंज Q3 माइनस Q1 1753.75 माइनस 1260 इक्वल्स टू 492.75. क्वार्टाइल डेविएशन या कह लीजिए सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालनी. सेमी मीन्स हाफ, तो सिंपली इंटर क्वार्टाइल रेंज डिवाइडेड बाय 2, ठीक है. सो सिंपली दिस 492.75 डिवाइडेड बाय 2 दैट वुड बी इक्वल टू 246.875. जस्ट अ सेकेंड, एक जगह 492 एक जगह 493 है. इट मस्ट बी सेम. सो इट मस्ट बी यस, ये 492.75 नहीं, इट मस्ट बी 493.75, ठीक है. So simply this value divided by 2 it would be our quartile deviation. And coefficient of quartile deviation निकालना है तो Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1. So 1753.75 minus 1260 divided by 1753.75 plus 1260 that is equal to 0.164. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन आई होप आप लोग खुद से कर सकते हैं. सो दैट इज़ नॉट वॉट आई एम डूइंग हेयर. माई पर्पस इज़ टू मेक यू लर्न द फॉर्मूलाज. माई पर्पस इज़ टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज़. मेरा काम है आपको समझाना कि फॉर्मूलाज कैसे डिराइव होते हैं या फॉर्मूलाज का क्या मतलब है, कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनको एक्सप्लेन करना, उनको प्रूव करना. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन आप लोग कर सकते हैं. Moving on to next slide. Now we have a continuous distribution. मैंने discrete distribution अलग से नहीं लिए क्योंकि ये देखिए यहाँ पर जो है discrete distribution के केस में, सॉरी यहाँ पे नहीं, लास्ट लेक्चर में discrete distribution के केस में भी मैंने आपको जो है Q3 Q1 वगैरह निकालना सिखाया था. तो सिंपली उसके बाद वैल्यूज़ फॉर्मूला में पुट करनी है तो आपको इंटर क्वार्टाइल रेंज वगैरह मिल जाएगी. एक कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल लिया है. देखिए क्लास इंटरवल दे रखे हैं, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो सबसे पहले हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे n/4, ठीक है. जब कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकालते हैं तो n प्लस वन नहीं करना है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ओनली n/4. सो टोटल इज 50, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज 50. 50/4 दैट इज इक्वल टू 12.5 एंड थर्ड क्वार्टाइल के लिए 3n/4 दैट वुड बी इक्वल टू 37.5. अब 12.5 कहाँ लाए करेगा, देखो यहाँ पे. सो फर्स्ट क्वार्टाइल वाली क्लास हो गई ये 55 to 60. सो फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं. सेम मीडियन वाला फॉर्मूला यूज करना है. लोअर लिमिट 55 प्लस n/4 दैट इज 12.5 माइनस उससे पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज 12, उसी सेम क्लास की फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करना है दैट इज 12 इंटू 5. ये जो क्लास इंटरवल है 45 to 50, 50 to 55, इनकी विड्थ, इनकी हाइट. सॉल्व करेंगे इट इज 55.21. ऐसे ही Q3 निकालना है. सो 3n/4 3 इंटू 50/4 आया 37.5. सो 37.5 वुड लाई हेयर, ठीक है. तो हमारी थर्ड क्वार्टाइल वाली क्लास कौन सी हुई, ये 65 to 70. सो द लोअर लिमिट इज 65 हेयर प्लस 37.5 माइनस उससे पहले वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज 35 डिवाइडेड बाय सेम क्लास की फ्रीक्वेंसी विच इज 9, दिस इज 9 इंटू 5. सॉल्व करेंगे 66.39 आया. इंटर क्वार्टाइल रेंज इज Q3 minus Q1. सो 66.39 minus 55.21 that is 11.18.
क्वार्टाइल डेविएशन, सिंपली जो इंटर क्वार्टाइल रेंज आई है उसको 2 से डिवाइड कर दो, 5.59 आएगा. एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1. So that is 66.39 minus 55.21 divided by 66.39 plus 55.21, which is equal to 0.0919. So these are also very easy. Moving on to next slide. Now the properties of interquartile range and quartile deviation. ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये आउटलायर्स को एलिमिनेट कर देते हैं, जिसकी वजह से डाटा जो है बेटर तरीके से रिप्रेजेंट होती है, एक्सट्रीम वैल्यूज़ का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता. द लोअर 25% ऑफ द डाटा एंड द अपर 25% ऑफ द डाटा इज रिमूव्ड. बीच का जो 50% डाटा है उसके बेसिस पे इंटर क्वार्टाइल रेंज निकाली जाती है, जिसकी वजह से एक्सट्रीम वैल्यूज़ का, आउटलायर्स का कोई इम्पैक्ट इस पर नहीं पड़ रहा है. सो दिस इज़ अ गुड पॉइंट, एडवांटेज है एक तरीके से कह सकते हैं हम. So it is a better measure of dispersion in comparison to range. Range से better ये है क्योंकि ये central items जो 50% बीच के items हैं उन पर based है. It is independent of change in origin but dependent on scale. ठीक है, change in origin यानी कि हम एक कांस्टेंट नंबर अगर जो है वैल्यूज़ में ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो उसका जो है इंटर क्वार्टाइल रेंज पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. इसका भी एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं. लेट्स टेक द एग्जाम्पल. सो हाउ मेनी नंबर्स आई विल हैव टू टेक, वेट, 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 and 16. So 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. फाइन. ये जो है एक डाटा सेट हमने लिया है, ये हमारा मीडियन है 11. ठीक है, एंड वेट, टू मेक द कैलकुलेशंस मोर इजी मैं एक एक गैप के साथ नहीं लूँगी, डायरेक्ट ऐसे ले लेते हैं. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5. 7 जो है वो मीडियन है, इसके ऊपर नीचे बिलो एंड अबव दोनों तरफ 50-50% ऑफ द डाटा है. दिस इज मीडियन, और मीडियन ही क्या है हमारा सेकेंड क्वार्टाइल. फर्स्ट क्वार्टाइल होगा ये 4 एंड थर्ड क्वार्टाइल होगा ये 10. ठीक है, अब ये कह रहे हैं इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन, यानी कि एक कांस्टेंट नंबर ऐड करके या लेस करके देख लेते हैं. सो लेट्स ऐड अ कांस्टेंट नंबर. हमेशा हमने ऐड करके देखा है, चलो एक सब्ट्रैक्शन वाला एग्जांपल ले लेते हैं, लेस करते हैं. सो 1 लेस कर रही हूँ मैं सब में से, -1. सो इट वुड बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. सब में से एक नंबर मैंने लेस कर दिया. तो अब हमारा मीडियन है ये 6, लोअर क्वार्टाइल 3 एंड अपर क्वार्टाइल 9. ठीक है, दिस इज Q1, दिस इज Q3. तो अब इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालते हैं. पहले वाले केस में इंटर क्वार्टाइल रेंज 10 - 4 दैट इज इक्वल टू 6. और जब हमने सारे नंबर्स में से 1 लेस किया, ठीक है, तब हमारी इंटर क्वार्टाइल रेंज आई है IQR इज इक्वल टू 9 - 3 दैट इज इक्वल टू 6. यानी कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन. आप एक कांस्टेंट नंबर ऐड कर लो सारे नंबर्स में या एक कांस्टेंट नंबर लेस कर लो सारे नंबर्स में से, तो भी आपकी इंटर क्वार्टाइल रेंज उतनी की उतनी रहेगी. 6 की 6 ही है, देखो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है. बट डिपेंडेंट ऑन स्केल, इट इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन स्केल लाइक रेंज. अगर हम जो है स्केल चेंज करते हैं तो फिर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा. सो स्केल चेंज करके देखते हैं. इरेजिंग दिस, सो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं.
So 2 2s are 4, 3 2s are 6, 4 2s are 8, 5 2s are 10, 6 2s are 12, 7 2s are 14, 8 2s are 16, 9 2s are 18, 10 2s are 20, 11 2s are 22 and 12 2s are 24. So the middle number is, I guess, 14. This would be Q1 and this would be Q2. So this is Q1, this is Q2. So हमारी इंटर क्वार्टाइल रेंज इस बार आएगी 20 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 12. अब हमारा जो है इंटर क्वार्टाइल रेंज चेंज हो गई है, यानी कि इट इज डिपेंडेंट ऑन स्केल. हमारी IQR सेम नहीं रहेगी. अच्छा, कितना चेंज होगी? देखो, इनिशियल इंटर क्वार्टाइल रेंज कितनी थी? 6. डाटा सेट की सारी वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो अगर हम पुराने वाले इंटर क्वार्टाइल रेंज को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 × 2, तो हमारा नया वाला इंटर क्वार्टाइल रेंज आ जाएगा विच इज 12. सो इट इज डिपेंडेंट ऑन स्केल. अगर आप एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करते हैं या एक कांस्टेंट नंबर से डिवाइड करते हैं सारी वैल्यूज को, तो आपका जो इंटर क्वार्टाइल रेंज है उसकी वैल्यू भी चेंज होगी. लेकिन आप वही ऑपरेशन पुराने इंटर क्वार्टाइल रेंज पे भी परफॉर्म कर दो, उसको भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दो, तो नया इंटर क्वार्टाइल रेंज आ जाएगा. It can be calculated for open-ended class intervals. Very easy. Yes. जब हम ऊपर का 25% डाटा और नीचे का 25% डाटा एलिमिनेट कर देते हैं IQR कैलकुलेट करने में, तो हमें पहले क्लास इंटरवल की लोअर क्लास लिमिट और लास्ट वाले क्लास इंटरवल की अपर क्लास लिमिट की तो ज़रूरत ही नहीं बचेगी. सो यानी कि ये आसानी से ओपन एंडेड क्लास इंटरवल्स के लिए भी कैलकुलेट हो सकता है. देन फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग पे अभी बाद में आते हैं. इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट. वही बहुत सारी सीरीज वगैरह को कंबाइन करके इंटर क्वार्टाइल रेंज जिस तरीके से कंबाइंड मीन वगैरह निकाला जा सकता है उस तरीके से ये नहीं निकाला जा सकता है. अच्छा, इट इज़ अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग. सैम्पलिंग की फ्लक्चुएशंस का इस पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा. लेट्स सी, उसको भी एक एग्जाम्पल से देखते हैं. तो एक तो अपना यही रख लो, लेट्स से बच्चों का स्कोर 15 में से या 20 में से रख लेते हैं. बच्चों का टेस्ट हुआ, 20 नंबर में से ये उनके स्कोर्स का सैंपल लिया गया. ये पहला सैंपल लिया गया, ये दूसरा सैंपल. अच्छा, एक चीज़ आप और सोचोगे, क्या बार बार सैंपल क्यों लेते हैं? देखो, ऐसा होता है जब एक रिसर्च करी जाती है तो ज़रूरी नहीं है कि एक सैंपल लिया और उसी के आधार पर फाइनल रिजल्ट्स दे दिए. नहीं, यू माइट हैव टू टेक वैरायटी ऑफ सैंपल्स. ठीक है, तो क्लास में लेट्स से 90 बच्चे हैं, तो ये हमने जो है पहले कुछ बच्चों का सैंपल लिया, फिर अब हम बाद में भी कुछ बच्चों का सैंपल ले रहे हैं. तो बाद में हम कुछ बच्चों का सैंपल ले रहे हैं. सो लेट्स सी उनके मार्क्स कितने आए हैं. सो लेट्स से इट इज़ 4 4 7 8 9 9 10, then 12 15 18, no 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक बच्चे के 20 भी आए हैं. So this is the median value, this is Q1 and this would be Q3. Okay, so this is Q1, this is Q3. इंटर क्वार्टाइल रेंज हमारी कितनी आएगी? 15 माइनस 7. सो 15 माइनस 7 इज इक्वल टू 8. तो पहले IQR 6 था, अभी 8 आया. सेम क्लास है, सेम स्टूडेंट्स है, सेम टेस्ट है, बस सैंपल अलग लिया. पहले अलग 11 बच्चों का सैंपल लिया, अभी अलग जो है 11 बच्चों का सैंपल लिया, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज बदल गई. सो यानी कि इट इज़ अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग. सैम्पलिंग के फ्लक्चुएशंस का इम्पैक्ट पड़ता है. Moving on to next slide. I hope the properties are clear. So the next that we have is mean deviation. देखो, नया मेजर तभी बनाया जाता है यूजुअली जब पुराने वाले में कोई प्रॉब्लम हो. रेंज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि 2 ही ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड था एंड एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस का बहुत इंपैक्ट पड़ता था. तो फिर उसके बाद जो है ये क्वार्टाइल डेविएशन, इंटर क्वार्टाइल रेंज बनाया गया कि भाई एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन का इम्पैक्ट इसमें ना पड़े. लेकिन कहीं ना कहीं ये भी तो 2 ही ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड है. Q3 माइनस Q1 ही तो हो रहा है. ठीक है, सारी ऑब्जर्वेशंस पर तो ये भी बेस्ड नहीं है. सो दैट इज व्हाई वी हैव अनदर मेजर ऑफ डिस्पर्जन विच इज नोन एज मीन डेविएशन. इसकी खासियत ही ये होगी कि ये सारी ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड होगा. अच्छा, डेफिनेशन देखो और फॉर्मूला देखो.
The arithmetic mean of the absolute deviation from an average, mean, median और mode is called mean deviation और average deviation. समझो फॉर्मूला को. अरिथमेटिक मीन निकाल रहे हैं. अरिथमेटिक मीन मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का सम टोटल करके नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर देना. तो ये रहा समेशन का साइन, मतलब हम सम टोटल कर रहे हैं. डिवाइडेड बाय एन मतलब नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर रहे हैं. बट अरिथमेटिक मीन ऑफ व्हाट? अरिथमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस फ्रॉम एन एवरेज. एब्सोल्यूट डेविएशन का मतलब क्या हुआ? एब्सोल्यूट शब्द तब आता है व्हेन यू आर इग्नोरिंग द साइन. उसके लिए हम ये मॉड का साइन लगाते हैं. ये मॉड का साइन होता है. इसके अंदर अगर कोई चीज़ लिखी है तो मतलब हम उसका साइन इग्नोर कर देंगे. सो ये मॉड्यूलस मॉड का साइन होता है. सो एब्सोल्यूट डेविएशन ले रहे हैं इसीलिए मॉड का साइन लगा है फॉर्मूला में. डेविएशन ले रहे हैं, ठीक है, मतलब जो एक्चुअल डाटा सेट की वैल्यूज हैं, ठीक है, उसमें से मीन, मीडियन या मोड की वैल्यू माइनस करनी है. टेकिंग एब्सोल्यूट डेविएशंस फ्रॉम एन एवरेज. एवरेज यानी कि जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है. मीन, एवरेज शब्द सिर्फ मीन के लिए इस्तेमाल नहीं होता. मीन, मीडियन, मोड तीनों के लिए, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी तीनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है. सो मीन, मीडियन एंड मोड भी हो सकता है. सो जो एक्चुअल एक्स वैल्यूज, जो डाटा सेट की एक्चुअल वैल्यूज दे रखी हैं, उसमें से एक्स बार यानी कि मीन, एम यानी कि मीडियन या फिर मोड, तो इनको माइनस करके इनका डेविएशन लेना है. साइन हटा के इनका समेशन करना है, एन से डिवाइड करना है. ये हमारा मीन डेविएशन का फॉर्मूला हुआ. तो अब इसमें क्या है, तीन तरीके से निकाला जा सकता है भाई. या तो आप डेविएशन मीन वैल्यू से ले लो, या आप डेविएशन मीडियन से ले लो, या आप डेविएशन मोड से ले लो. तीनों केसेस पॉसिबल हैं. तो जब हम मीन से लेंगे तो हम लिखेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीन. जब हम मोड से या मीडियन से लेंगे तो हम लिखेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मोड रिस्पेक्टिवली. सो आई होप इट इज़ क्लियर कि क्या करना है. डेविएशन लेना है, एक्चुअल वैल्यूज़ में से मीन की वैल्यू माइनस करनी है, या मीडियन की या मोड की. ये डेविएशन लेना है. मॉड का मतलब है साइन इग्नोर करना है. डेविएशन लेने पे वैल्यूज़ का सम टोटल करके एन से डिवाइड करना है. अच्छा, ये तो एब्सोल्यूट मेजर है. रिमेंबर, मीन डेविएशन एब्सोल्यूट मेजर है. इसका रिलेटिव मेजर क्या होगा? जब भी हमें कोई रिलेटिव डिस्पर्जन का मेजर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जो एब्सोल्यूट मेजर होता है उसको एवरेज से डिवाइड कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ये जो मीन डेविएशन है ये एब्सोल्यूट मेजर है, ठीक है, उसको एवरेज से डिवाइड कर दो. तो अगर हमने मीन डेविएशन जो है मीन से निकाला है तो हम मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इंटू 100 कर सकते हैं. अगर हमने यही मीन डेविएशन मीडियन से निकाला, मतलब डेविएशन यहाँ पर अगर मीडियन से निकाला होता तो हम मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीडियन इंटू 100 कर देते. याद रखना, एब्सोल्यूट मेजर्स को रिलेटिव मेजर्स में कन्वर्ट करने के लिए जो एवरेज होता है उससे डिवाइड करते हैं. तो यहाँ पे आपने एब्सोल्यूट मीन डेविएशन अगर मीन को माइनस कर करके निकाला है तो मीन से डिवाइड करेंगे, मीडियन से निकाला है तो मीडियन से डिवाइड करेंगे, और अगर मोड से डेविएशन लिया होगा फिर मोड से डिवाइड करेंगे रिलेटिव मेजर में कन्वर्ट करने के लिए. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. इंडिविजुअल सीरीज है, सिंपली मार्क्स दे रखे हैं. तो सबसे पहले तो मीन, मीडियन, मोड निकालना पड़ेगा. तो इन मार्क्स का सम टोटल है 80 और ये टोटल वैल्यूज है 9. सो 80 डिवाइडेड बाय 9, 8.89 इज द मीन. मीडियन कितना है, 9 आइटम्स है, ऑड नंबर है. सो वैल्यू ऑफ 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2th आइटम. सो 10/2 दैट इज वैल्यू ऑफ 5th आइटम. सो 1 2 3 4 5, ये 9 इज द मीडियन. एंड मोड, सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, सिंपली 7 रिपीट हो रहा है. सो 7 इज़ द मोड. ये आ गया मीन, मीडियन, मोड. अब हम क्या करेंगे, अब हम डेविएशन लेंगे, एक बार मीन से, एक बार मीडियन से, एक बार मोड से. तीनों तरीके से कैलकुलेट करेंगे एक ही एग्जाम्पल में. सो एक्स माइनस मीन वैल्यूज, सो 4 माइनस 8.89, ठीक है. अच्छा, 4 माइनस 8.89 करेंगे तो माइनस में आएगा ना, माइनस 4.89, बट मॉड लगा हुआ है. मॉड लगने का क्या मतलब है, इग्नोर द साइन, जस्ट टेक द डिफरेंस. ऐसे ही 7 माइनस 8.89 1.89, अगेन 7 माइनस 8.89 1.89. इस तरीके से डेविएशन लेना है. फिर एक बार डेविएशन लेंगे मीडियन से. सो मीडियन वैल्यू इज 9. 4 माइनस 9 वैसे तो -5 होगा, मॉड लगा हुआ है, साइन इग्नोर कीजिए. 7 माइनस 9 2, 7 माइनस 9 2, 7 माइनस 9 2, 9 माइनस 9 0 एंड सो ऑन.
ऐसे ही एक बार मोड से डेविएशन लीजिए, मोड इज 7, सो 4 माइनस 7 इज -3, अगेन मॉड का साइन है, वी आर इग्नोरिंग द माइनस साइन मॉड की वजह से। 7 minus 7 0, 7 minus 7 0, 7 minus 7 0, then 9 minus 7 2 and so on। तो ये हमने डेविएशंस ले लिए। अब इनका सम टोटल करेंगे। सो मीन से डेविएशन लिया तो टोटल आया 21.11, मीडियन से डेविएशन का टोटल आया 21 और मोड से डेविएशन का टोटल आया 23। अब एक खासियत देखो, यहाँ प्रॉपर्टी पड़ी थी जब हमने मीन मीडियन मोड की, तो एक प्रॉपर्टी पड़ी थी सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस टेकन फ्रॉम मीडियन इज मिनिमम। वो प्रॉपर्टी अपने आप यहाँ प्रूव हो गई। देखो सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन लिया है भाई, एब्सोल्यूट साइन इग्नोर करके हमने डेविएशंस लिए हैं। कौन सा वाला मिनिमम आया? ये 21। ये कब आया? जब हमने डेविएशन मीडियन से लिया। तो मीन, मीडियन और मोड के कंपैरिजन में जब हम मीडियन से एब्सोल्यूट डेविएशंस लेंगे तो सबसे कम सम टोटल आएगा तब जब हम मीडियन से डेविएशन लेंगे। Sorry, mean deviation is least when measured from median because sum of absolute deviations when taken from median is minimum। और क्योंकि ये sum total सबसे कम आया है तो mean deviation भी जब हम median से calculate करेंगे तभी सबसे कम आएगा। calculate करके देखते हैं mean deviation from mean, ठीक है। so mean वाले deviations का sum total 21.11 divided by number of items 9, कितना आया? 2.35। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन अगर निकालते हैं तो यहाँ पे सम टोटल है 21 डिवाइडेड बाय 9 दैट इज 2.33, और मोड से अगर लेंगे तो टोटल है 23 डिवाइडेड बाय 9 दैट इज 2.56। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सबसे कम आया ये 2.33। जब मीडियन से मीन डेविएशन निकाला गया है, मीडियन से डेविएशन लेके, उस केस में हमारा मीन डेविएशन सबसे कम आया है। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि मीडियन की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर एब्सोल्यूट डेविएशंस लिए जाएं, ठीक है, तो जब हम मीडियन से एब्सोल्यूट डेविएशंस लेते हैं तो सम टोटल मिनिमम आता है और कैलकुलेशंस में आसान होता है, इसीलिए सम टोटल मिनिमम आना अच्छा माना जाता है। और इसी वजह से जब हम मीडियन से डेविएशन लेके मीन डेविएशन निकालेंगे तो हमारा जो है सबसे कम वैल्यू आएगी। ऐसे ही कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन सिंपली निकालने हो तो क्या करना पड़ेगा? जो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आया दैट इज 2.35 डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू दैट इज 8.89, ये आ गया 0.264। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, ठीक है, जब मीडियन वाला लेना हो तो 2.33 डिवाइडेड बाय मीडियन वैल्यू दैट इज 9, ये आ गया 0.258। और ऐसे ही हम मोड वाले केस में भी कर सकते थे बट मोड को ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं करते हैं। मीन डेविएशन निकालने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होगा मीडियन बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। और मोड का इस्तेमाल ज़्यादातर नहीं करते हैं। क्यों? मोड बहुत वेग होता है। कई बार जो है बाई मोडल डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, मल्टी मोडल डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, या मैंने आपको ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल के थ्रू भी समझाया था कि कई बार मोड जो है वो रिजिडली डिफाइंड नहीं होता है, इल डिफाइंड होता है, तो उस केस में फिर ग्रुपिंग टेबल वाला एनालिसिस इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इस वजह से मोड से ज़्यादातर जो है मीन डेविएशन नहीं निकालते हैं। सबसे ज़्यादा अच्छा होगा अगर मीन डेविएशन को मीडियन के थ्रू डेविएशंस लेके निकाला जाए। प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज्ड विद द वर्ड मेजर ऑफ डिस्पर्जन। यहाँ पर जो है वो क्या है? मीन डेविएशन। अब इसमें जो डेविएशन है वो आप मीन, मीडियन, मोड तीनों से निकाल सकते हैं। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद वर्ड्स। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, एक चीज और, ये डिस्पर्जन को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ये डिस्पर्जन को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सारी वैल्यूज का, ठीक है, हमने एक स्टैंडर्ड वैल्यू ले ली। मैंने क्या बोला था? एक स्टैंडर्ड वैल्यू ले लेनी चाहिए है और उसके आसपास देखना चाहिए वैल्यूज़ कितना रिवॉल्व कर रही है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड वैल्यू ले ली मीन, और जो एक्चुअल एक्स वैल्यूज़ हैं उसमें से मीन वैल्यू माइनस करके देख रहे हैं कि कितना गैप है, कितनी वेरिएबिलिटी है। ऐसे ही अगर मीडियन को सेंट्रल वैल्यू माना है, स्टैंडर्ड वैल्यू माना है, ठीक है, तो सारी एक्चुअल वैल्यूज़ में से मीडियन को माइनस कर करके देख रहे हैं कि कितना डिफरेंस है, कितनी वेरिएबिलिटी है। दिस इज़ द लॉजिक बिहाइंड दिस मेजर। एंड फॉर डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन देखिए किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। सिंपली यहाँ पे हमको क्लास इंटरवल दे रखा है तो उनकी मिड वैल्यू ले लेंगे। तो 3 to 4 है, मिड वैल्यू 3.5, 4 to 5 है, मिड वैल्यू 4.5। इस तरीके से मिड वैल्यूज़ ले ली, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो सबसे पहले तो मीन कैलकुलेट करते हैं। सो फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स, 3.5 इंटू 3 10.5, 4.5 इंटू 7 31.5,
5.5 into 22 121, 6.5 into 60 390, इस तरीके से and so on. So sum total of frequency into x is 1538.5. This divided by frequency 217, ये आ गई मीन वैल्यू 7.09. अब जो है x माइनस एक्स बार करेंगे, ठीक है. सो x वैल्यूज माइनस मीन वैल्यूज और मॉड लगा हुआ है, सो प्लीज इग्नोर द साइन. सो 3.5 माइनस 7.09, दैट इज 3.59. 4.5 minus 7.09, that is 2.59. 5.5 minus 7.09, that is 1.59. 6.5 minus 7.09, that is 0.59. 7.5 minus 7.09, that is 0.41. 8.5 minus 7.09, that is 1.41. 9.5 minus 7.09, 2.41. अब क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला केस है तो ऑब्वियस सी बात है, सिर्फ और सिर्फ डेविएशंस नहीं लेंगे बल्कि मल्टीप्लाई करेंगे f से. यहाँ पे फॉर्मूलाज भी देखिए, फॉर्मूलाज में फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाएगा. मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है तो सिंपली हम क्या कर रहे हैं, m, यहाँ पे m का मतलब है मिड वैल्यू, ये जो मिड वैल्यूज लिए क्योंकि कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का केस है तो मिड वैल्यूज लिख लो या x लिख लो, एक ही बात है. सो मिड वैल्यूज माइनस एक्स बार, मॉड लगा के एब्सोल्यूट डेविएशन लेना है, फिर उसको फ्रीक्वेंसी से f से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका सम टोटल लेके n से डिवाइड करना है. या शॉर्ट में लिखना चाहो तो इस पूरी चीज़ को मिड वैल्यू माइनस एक्स बार को d यानी कि डेविएशन लिख सकते हो. ऐसे ही मीडियन के साथ भी कर सकते हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन. सो m यानी कि मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल माइनस मीडियन, ठीक है. और यहाँ पर मॉड लगा हुआ है यानी कि वैल्यूज, सॉरी साइंस को इग्नोर करना है, नॉट द वैल्यूज, साइंस को इग्नोर करना है. देन मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी, फिर उसका सम टोटल लेके n से डिवाइड करना है. ऐसे ही मोड के साथ भी कर सकते हैं बट आई टोल्ड यू मोड इज इल डिफाइंड, सो ज़्यादा यूज़ नहीं होता है मोड. सो ये x माइनस एक्स बार जो डेविएशन आई है इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 3 इंटू 3.59, दैट इज 10.77. 7 इंटू 2.59, दैट इज 18.13. 22 into 1.59, 34.98. 60 into 0.59, 35.40. 85 into 0.41, that is 34.85. 32 into 1.41, 45.12. 8 into 2.41, that is 19.28. अब इसका सम टोटल करेंगे तो ये आएगा 198.53. सो नाउ पुटिंग द वैल्यूज इन द फॉर्मूला, ये मीन डेविएशन फ्रॉम मीन हम निकाल रहे हैं. सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके हमारा सम टोटल आया है 198.53 डिवाइडेड बाय n यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसी 217, ये आ गया 0.915. ये आ गया मीन डेविएशन फ्रॉम मीन. इसी तरीके से हम डेविएशन मीडियन से लेके भी कैलकुलेट कर सकते थे. कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालना हो तो क्या आएगा, जो भी हमारा मीन डेविएशन आया है दैट इज 0.915 डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू जो कि हमारी थी 7.09. सो दिस वुड बी इक्वल टू 0.129. इसी तरीके से मीडियन से मोड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं. बट वेरी ऑब्वियस, डू यू थिंक इतना लंबा क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम में आएगा? नहीं आएगा, ठीक है. फॉर्मूलाज आ सकते हैं, ठीक है. और दूसरी चीज़ शॉर्टकट कैसे दे सकते हैं, उन्होंने डायरेक्टली आपको ये सम टोटल दे दिया 198.53 और आपको ऐसे डायरेक्टली नहीं लिख के दिया कि ये फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स माइनस एक्स बार का टोटल है. टू कंफ्यूज यू मोर, इस तरीके से लिख के दे दिया दैट सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड एब्सोल्यूट डेविएशंस इज 198.53. अब सोचते मत रहना कि वो क्या है. ये क्या हुआ, सम ऑफ, समेशन ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड एब्सोल्यूट डेविएशंस फ्रॉम मीन. सो एब्सोल्यूट डेविएशंस फ्रॉम मीन और फ्रीक्वेंसी के मल्टीप्लिकेशन से जो प्रोडक्ट आया है उसका सम टोटल वैल्यू आपको दे दी, मीन की वैल्यू आपको दे दी, फिर तो डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट करके निकालना है, आप निकाल सकते हो. सो इस तरीके से इसी लॉन्ग कट क्वेश्चन को शॉर्टकट बना के एग्जाम में आ सकता है. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. अच्छा, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैंने अलग से नहीं दिखाया इसलिए क्योंकि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में भी सेम तरीके से सॉल्व होगा. बस ये है कि यहाँ पर हमने मिड वैल्यू निकाली थी, उसमें डायरेक्टली मिड वैल्यू दे रखी होती है. एक तरीके से मतलब डायरेक्ट स्पेसिफिक एक्स वैल्यूज दे रखी होती हैं. तरीका सेम ही रहेगा. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. नाउ फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन. मीन डेविएशन
ये तो नाम हो गया मीन डेविएशन। अबाउट मीन का मतलब क्या हुआ, स्पेसिफिकली कहा जा रहा है कि डेविएशंस मीन से ही लेनी है। एंड यूजिंग द स्टेप डेविएशन मेथड, तो देखो यहाँ पे क्लास इंटरवल दे रखे हैं, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ये हमने मिड पॉइंट निकाल लिया। ठीक है, अब जो है स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो अज्यूम्ड मीन लो। सो अज्यूम्ड मीन लिया है 45 और हाइट ऑफ क्लास इंटरवल कितनी है 10। ठीक है, सो डेविएशन निकालते हैं। ये डेविएशन हम जो है अभी सिर्फ और सिर्फ मीन कैलकुलेट करने के लिए निकाल रहे हैं और किसी चीज़ के लिए नहीं। सो x माइनस 45 डिवाइडेड बाय 10, ये सिर्फ अभी मीन निकाल रहे हैं, मीन वाला फॉर्मूला याद करो। सो 15 माइनस 45 दैट इज माइनस 30 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज -3। एक बार आपके सामने फॉर्मूला लिख दूं, आपको याद आ जाएगा। मीन का स्टेप डेविएशन से फॉर्मूला क्या होता है, अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। तो यहाँ पे डेविएशन कैसे निकलता था, x माइनस अज्यूम्ड मीन डिवाइडेड बाय एच, x माइनस अज्यूम्ड मीन डिवाइडेड बाय एच। 25 माइनस 45 दैट इज 20 डिवाइडेड बाय 10 -2। ऐसे ही 35 माइनस 45 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज -1 एंड सो ऑन। ये डेविएशंस आ गए, इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2 इंटू -3 -6, 3 इंटू -2 -6 एंड सो ऑन। अब जो है इसका सम टोटल कितना आया, 0। ठीक है, सो यानी कि यहाँ पर हमारा सम टोटल 0 है। इसी चीज़ को हम जो है फॉर्मूला में पुट करेंगे। सो इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो एक्चुअल मीन निकालने के लिए अज्यूम्ड मीन कितना 45, तो ये आ गया 45 प्लस सिग्मा एफ डी कितना आया 0, तो सिग्मा एफ डी 0 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है 40, तो डिवाइडेड बाय 40 इंटू एच। एच क्या है, हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल विच इज 10। तो किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो 0 हो जाएगी, आंसर क्या बचेगा 45। तो एक्चुअल मीन क्या निकल के आया 45। तो ये जो है जानबूझ के मैंने किया था कि 45 अज्यूम्ड मीन लिया था, 45 ही एक्चुअल मीन भी है। ठीक है, सो इस तरीके से एक्चुअल मीन तो निकल के आ गया। और एक प्रॉपर्टी यहाँ पे मीन की और प्रूव हो गई। देखो सिग्मा समेशन जो आया यहाँ पे, समेशन ऑफ एफ इंटू डी कितना आया, 0 आया। प्रॉपर्टी याद है ये, सिग्मा x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0। सम ऑफ डेविएशंस व्हेन टेकन फ्रॉम मीन इज इक्वल टू 0। अभी हम एब्सोल्यूट डेविएशंस की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम मीन डेविएशन पे नहीं आए, अभी हम सिर्फ मीन पे अटके हुए हैं। सो सम ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम मीन इज 0। अगर हम मीन वैल्यू से डेविएशंस लेते हैं सो सम टोटल 0 आता है। ये मीन की प्रॉपर्टी थी, हम तो 45 को अज्यूम्ड मीन मान रहे थे, बट एक्चुअल मीन भी वही है। तो इसी वजह से यहाँ पर देखिए जो फ्रीक्वेंसी इंटू डेविएशन का सम टोटल आया वो 0 आया। अब निकालते हैं मीन डेविएशन। अब हमें मीन का पता चल गया कि एक्चुअल मीन 45 है। अब जो है मिड पॉइंट में से सिंपली 45 माइनस करो, 15 माइनस 45 दैट इज -30। मॉड का साइन लगा हुआ है, सो मॉड का साइन लगा हुआ है तो साइन को इग्नोर कर दो। 25 माइनस 45 दैट इज 20, 35 माइनस 45 10, 45 माइनस 45 0 एंड सो ऑन। ठीक है, ये आ गई हमारी डेविएशन वैल्यूज फ्रॉम मीन मॉड के साथ। फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 30 दैट इज 60, 3 इंटू 20 दैट इज 60, 8 इंटू 10 दैट इज 80, 14 इंटू 0 दैट इज 0 एंड सो ऑन। ये सम टोटल आया 400। ठीक है, सो x माइनस मीन एक्चुअल मीन, ए मीन्स यहाँ पे एक्चुअल मीन हमने किया है, ये इस तरीके से लिख सकते हो, मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी। तो यही हमारा मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है, दिस थिंग डिवाइडेड बाय एन। सो दिस थिंग 400, जो सम टोटल आया इसका 400 डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी विच इज 40 इज इक्वल टू 10। सो मीन डेविएशन निकल के आया यहाँ पर 10। क्वेश्चन दिखने में लंबा है बट एक्चुअल में लंबा नहीं था, छोटा ही था। बाकी हाँ, एग्जाम में तो MCQ बेस्ड में तो इतना लंबा आएगा नहीं, बस वो आपको सम टोटल ऑफ वैल्यूज दे सकते हैं, फिर आपको जो है फॉर्मूला में पुट करनी पड़ सकती हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मीन डेविएशन. So why mean deviation is a better measure as compared to range and interquartile range? Because it is based on all the values.
ठीक है, हमारा पूरा जो डाटा सेट है उसमें जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं, हमारा मीन डेविएशन उन सारी वैल्यूज़ पर बेस्ड है। एक एक करके हर एक वैल्यू का डेविएशन चेक किया जाता है मीन या मीडियन के साथ, जो जिसके थ्रू भी हम निकालना चाहें। सो एक एक वैल्यू का वेरिएशन चेक किया जाता है। दैट इज़ वाई इट इज़ अ बेटर मेजर एज कम्पेयर टू प्रीवियस मेजर्स। So mean deviation takes its minimum value when the deviations are taken from median. मैंने clearly दिखाया भी और समझाया भी आपको कि जब हम median से deviation लेते हैं, absolute deviations without sign, तो वो minimum आता है. The method of averaging the differences smooths out the irregularities and gives us a true picture regarding the degree of variability in the data. ठीक है, हम एक एक वैल्यू के साथ डिफरेंस ले रहे हैं और फिर उसका एवरेज कर रहे हैं। तो हम एक एक एक्स वैल्यू, एक एक ओरिजिनल जो डाटा सेट की वैल्यू है उसका वेरिएशन चेक कर रहे हैं मीन या मीडियन वैल्यू के साथ और फिर उसका एवरेज कर रहे हैं, जिसकी वजह से अगर किसी भी प्रकार की इरेगुलरिटी होती है तो वो समाप्त हो जाती है और हमें ज़्यादा बेटर क्लियर पिक्चर मिलती है रिगार्डिंग द वेरिएशन। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो इट इज़ अ बेटर मेजर बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन। हम एक एक ऑब्जर्वेशन का इंडिविजुअल डिफरेंस चेक करते हैं मीन या मीडियन स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ। सो इट इज़ रिजिडली डिफाइंड बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस और सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस का भी इसके ऊपर कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा, सिंस द मीन डेविएशन इन्वॉल्व्स टेकिंग द एब्सोल्यूट value, the formula cannot be mathematically manipulated any further. यानी कि मीन डेविएशन जो है वो फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के लिए सूटेबल नहीं है। कंबाइंड मीन डेविएशन वगैरह नहीं निकाल सकते आप दो सीरीज का एक साथ, तो ये फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के लिए सूटेबल नहीं है। और वो इसलिए क्योंकि हम जो है यहाँ पर साइंस को इग्नोर करते हैं, हमने एब्सोल्यूट डेविएशन ली। अब ये मीन डेविएशन का ड्रॉबैक है। मीन डेविएशन का ड्रॉबैक ये है कि आप जो है माइनस के साइंस को इग्नोर कर रहे हैं, यू आर इग्नोरिंग द साइंस, यू आर जस्ट टेकिंग द एब्सोल्यूट वैल्यू, इसीलिए फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के लिए इसको सूटेबल नहीं माना गया है। It cannot be calculated for frequency distributions with open-ended class interval. ओपन एंडेड क्लास इंटरवल्स के लिए इसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। क्यों ओपन एंडेड क्लास इंटरवल्स के लिए जो है इसको कैलकुलेट क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि इसमें मिड वैल्यू निकालनी होती है। इससे जस्ट पहले वाला एग्जांपल याद करो, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के केस में मीन डेविएशन निकालने के लिए हमने मिड वैल्यू निकाली थी। तो ऐसे केसेस में हम मिड वैल्यू पहले क्लास इंटरवल की और लास्ट क्लास इंटरवल की कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन मार्क। तो जब हमारे पास ये फर्स्ट और ये लास्ट वैल्यू नहीं है तो यानी कि फर्स्ट क्लास इंटरवल की और लास्ट क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू कहाँ से आएगी? तो ऐसे केसेस में हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे मीन डेविएशन। अब आते हैं इन दो पॉइंट्स पे, दिस पॉइंट एंड वेयर इज द अदर पॉइंट, दिस सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन वाला। ठीक है, इन पॉइंट्स पे आते हैं, लेट्स प्रूव दीज पॉइंट्स। तो लेट्स टेक द एग्जाम्पल, एक डाटा सेट लेते हैं 2, 4, 6 एंड 8, 8, 6, 14, 14, 4, 18 to 20, 20 by 4. So 20 by 4 that is equal to 5. 5 is the mean. ठीक है, अब यहाँ ले लेते हैं डेविएशन और एब्सोल्यूट डेविएशन ले रहे हैं तो सिंपली 2 और 5 का डिफरेंस 3, 4 और 5 का डिफरेंस 1, 6 और 5 का डिफरेंस 1, 8 और 5 का डिफरेंस 3। ठीक है, तो अपना मीन डेविएशन इस केस में आएगा 3, 3, 6, 6 to 8। ठीक है, 8 डिवाइडेड बाय 4, अपना मीन डेविएशन आ गया ये 2। अब हम जो है ओरिजिन चेंज करते हैं, लेट्स ऐड। अब मैं बार बार नहीं समझाऊंगी कि ओरिजिन और स्केल चेंज करने का क्या मतलब है, बहुत बार समझा दिया, मैं डायरेक्टली कर रही हूँ। सो ओरिजिन चेंज करते हैं, लेट्स ऐड अ कांस्टेंट नंबर। सो 2 + 2 4 और 4 + 2 6, 6 + 2 8 एंड 8 + 2 10। अब डेविएशन अगर निकालें तो हमारा मीन कितना है पहले ये देखना पड़ेगा। 6, 4, 10, 20, 28, 28 by 4 that is 7 is the mean। 28 by 4, 7 is the mean। डेविएशन लेते हैं, 4 और 7 का डिफरेंस 3, 6 और 7 का डिफरेंस 1, 8 और 7 का डिफरेंस 1 और 10 और 7 का डिफरेंस 3। ये हमारा सम टोटल आया 3, 3, 6, 6, 2, 8। मीन डेविएशन कितना आया? 8 बाय नंबर ऑफ आइटम्स इज 4 इक्वल टू 2। ये देखो मीन डेविएशन की वैल्यू सेम आई पहले वाली, यानी कि मीन डेविएशन रिमेन्स अनचेंज्ड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन। अगर हम ओरिजिन चेंज करते हैं तो हमारे मीन डेविएशन की वैल्यू पर किसी प्रकार का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, यानी कि अगर हम एक कांस्टेंट नंबर ऐड या लेस कर देंगे सारी वैल्यूज में तो मीन डेविएशन उतना ही रहेगा।
अब चेंज ऑफ स्केल करके देखते हैं। लेट्स चेंज द स्केल। मल्टीप्लाई करते हैं। सो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 6 2 ज़ा 12, 8 2 ज़ा 16। तो ये आएगा अपना 12 and 8 20, 16 4 20, 20 20 40, 40 by 4, 40 by 4 दैट इज 10। 10 हमारा मीन आ गया। डेविएशन ले, एब्सोल्यूट डेविएशन। सो 4 और 10 का डिफरेंस 6, 8 और 10 का डिफरेंस 2, 12 और 10 का डिफरेंस 2, 16 और 10 का डिफरेंस 6। ये आ जाएगा 6 6 12, 12 2 14 2 16। सो हमारा मीन डेविएशन आएगा इस बार 16 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 4। ये देखो, जब हमने स्केल चेंज किया, एक कांस्टेंट नंबर से हमने हमारे वैल्यूज़ को जो है मल्टीप्लाई किया, उस केस में हमारा मीन डेविएशन की वैल्यू भी चेंज हो गई। सो इट इज़ डिपेंडेंट ऑन चेंज इन स्केल। चेंज इन स्केल से इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन कितना? 4 क्या है? 2 इंटू 2। 2 हमारा पुराना वाला मीन डेविएशन था, और हमने जो है न्यू डिस्ट्रीब्यूशन में, न्यू डाटा सेट में सारे आइटम्स को 2 से मल्टीप्लाई किया था। सो पुराने वाले मीन डेविएशन को भी अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा नया मीन डेविएशन आ जाएगा। सिंपल। सो ये तो थी बात चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल की। अब देखो, चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल की बात हर टॉपिक में आएगी। सो इट इज़ बेटर कि 4 नंबर ले लो और 4 नंबर से खुद ही जो है प्रूव करके देख लिया करो, क्योंकि इतना सारा याद रख पाना वुड बी वेरी डिफिकल्ट। अभी आगे बहुत सारे टॉपिक्स बाकी हैं। अब सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस का लेके देख लेते हैं। ये कह रहे हैं सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन का इफेक्ट तो पड़ेगा, बट ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। सो लेट्स से बच्चों के 10 में से स्कोर दे रखे थे, 4 बच्चों का सैंपल लिया, 2 4 6 8 उनका स्कोर था। और बच्चों का सैंपल लेते हैं। सो लेट्स से उनका स्कोर था 3 5 7 9। ठीक है, अच्छा इसका मीन निकालेंगे। सो 9 7 16, 16 5 21, 3 24, 24 बाय 4 6 आ गया मीन। डेविएशंस लेते हैं, एब्सोल्यूट डेविएशंस। सो 6 और 3 का डिफरेंस 3, 5 और 6 का 1, 7 और 6 का 1, और 9 और 6 का 3, 3 एंड 3 6, 6 एंड 2 8। सो मीन डेविएशन अपना कितना आया? 8 by 4 दैट इज इक्वल टू 2। ओ वाओ, एग्जैक्टली सेम आया इन दिस केस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जब हमने दूसरा सैंपल भी लिया उसी चीज़ का, तो भी कोई खास फर्क क्या, फ़र्क ही नहीं पड़ा इस केस में। सो मीन डेविएशन के ऊपर जो है इम्पैक्ट नहीं पड़ा। ये तो चांस की बात है। मुझे लगता है कि मैंने रैंडम नंबर्स ऐसे ले लिए कि हमने अलग सैंपल लिया तो भी बिल्कुल ही इम्पैक्ट नहीं पड़ा। क्या दूसरा एक सैंपल और लेके देखा जाए? एक सैंपल और लेके देखते हैं। लेट्स टेक वन मोर सैंपल। एक और सैंपल लेके चेक करते हैं। 1 3 8 9, इस बार ऐसा सैंपल लेते हैं। सो इसको 4 कर लो ताकि मीन पॉइंट्स में नहीं आए, इसलिए सिर्फ। ठीक है, 1 4 8 9 आया इस बार सैंपल। सो 4 and 1 5, 8 5 13, 13 and 9 22 पॉइंट्स में आएगा। वेट, इसको जो है 3 कर लेते हैं। आई होप अब पॉइंट्स में नहीं आना चाहिए। सो 8 and 4 12, 9 and 3 12, 12 and 12 24, 24 by 4 दैट इज 6 आ गया मीन। अब डेविएशंस लेते हैं। सो 3 और 6 का डिफरेंस 3, 4 और 6 का डिफरेंस 2, 8 और 6 का डिफरेंस 2, 9 और 6 का डिफरेंस 3। सो 3 2, 8 और 6 का 2, 9 और 6 का डिफरेंस 3। अब इसका सम टोटल लेते हैं। 3 और 3 6, 6 and 4 दैट इज 10। सो मीन डेविएशन इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 4। सो 10 डिवाइडेड बाय 4 इज 2.5। यस, पिछली बार हम लोगों ने, चांस की बात है, रैंडम नंबर्स ऐसे लिए थे कि अलग सैंपल लेने पे भी मीन डेविएशन एग्जैक्टली सेम आया था। दिस टाइम आई हैव चेंज द नंबर्स, तो देखिए मीन डेविएशन में फ़र्क आया। पहले ये 2 आया था लास्ट टाइम, और इस बार जो है ये 2.5 आया है नए सैंपल के साथ। तो वेरिएशन आया है, लेकिन वेरिएशन बहुत ज़्यादा भी नहीं आया है। 2 से 2.5 ही तो हुआ है। ठीक है, सो यानी कि इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस एंड नॉट मच अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन का इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा।
सो आई होप ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीन डेविएशन आर ऑल्सो क्लियर। साथ में आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि रट्टाफिकेशन लॉन्ग टर्म तक नहीं चल पाता है, बहुत सारे स्पेशली जब टॉपिक्स होते हैं। तो आप साथ के साथ ये भी सीखते जाएंगे कि खुद से आप कैसे इन प्रॉपर्टीज़ को प्रूव कर सकते हैं, या एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप हैंड टू हैंड वहाँ पे 2 मिनट लगते हैं खुद भी डराइव करके देख सकते हैं। थैंक यू।